अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में तरलाई की मस्जिद और इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले के बाद हम एक बार फिर वहीं खड़े हैं जहां अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं और दर्द हद से बढ़ जाता है। मस्जिद खदीजतुल कुबरा और इमाम बारगाह पर होने वाला ये बुज़दिलाना हमला महज एक इमारत पर वार नहीं बल्कि उस सुकून पर हमला है जो इस मुल्क के हर शहरी का हक है। सितम यह कि दिहाइयों से हम अपने प्यारों के जनाजे उठा रहे हैं, कभी स्कूलों से, कभी बाजारों से और कभी अल्लाह के घरों से। 80,000 कुर्बानियां कोई मामूली हिंसा नहीं, ये 80,000 उजड़े हुए घरों की कहानी है। लेकिन जहां ये जख्म गहरे हैं वहीं ये यकीन भी पुख्ता है कि हम टूटने वाली कौम नहीं। दुश्मन फितनाउल हिंदुस्तान के साए में बैठकर सरहद पार से हमें कमजोर करने के ख्वाब देख रहा है। उसे अब यह अंदाजा होना चाहिए कि हमारा जवाब कितना सख्त है। उन्हें पता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में उनका क्या हशर किया है। लड़ाई अभी बाकी है और चैलेंजेस भी बड़े हैं। क्या हम शिकस्त मान लेंगे? हरगिज़ नहीं। इसी मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अब्दुल्ला साहब, उज़्बेक सदर की मौजूदगी, हाई अलर्ट और उसके बावजूद ये खुदकुश हमला क्या क्या मायने रखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है एक गैर महफूज मुल्क है। दुनिया को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है आप इन्वेस्ट मत करें, और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ जो सिफारती मरासिम हैं उनको आप जो है अभी होल्ड करें। देखिए, दुनिया के जो नक्शा है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। जो एनिमीज ऑफ यस्टरडे, दे हैव बिकम फ्रेंड्स ऑफ टुडे। कल के जो दुश्मन थे वो आज के दोस्त बन रहे हैं। आपके सामने हैं, मिसालें मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो इसके और भी बहुत सारे मकासद हैं। एक तरफ आपको याद है कि बलूचिस्तान में 12 जगह के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ईरान के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे थे, अभी भी हैं, और साथ ही साथ दुनिया की मीडिया की तवज्जो जो थी वो बलूचिस्तान और इस खित्ते के ऊपर थी। अब जो है वो क्योंकि उज़्बेकिस्तान के सदर तशरीफ़ लाए, उससे पहले जो है वो आपके सामने कज़ाकिस्तान के सदर तशरीफ़ लाए। ये बात दुनिया को बताना कि पाकिस्तान में मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक इकोनॉमिकली अगर हम ताकतवर बन गए, क्योंकि मिलिटरीली तो हम एक ताकतवर मुल्क हैं, हमने साबित कर दिया मैदान जंग में, तो अब जो इकोनॉमिकली अगर हम ताकतवर हुए तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर भारत के लिए और इजराइल के लिए तो बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अब जो भारत और इन्होंने, इंडिया ने बाकायदा एक टैग टीम पार्टनर बन के दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ किया है, पैसे उनको दे रहे हैं। इस टाइम पे जो बलूचिस्तान के वाकयात हुए, मेरी इतलात हैं बड़ी मुस्तनद कि फी जगह पे हमला करने का $1 लाख जो है वो दिया गया। अब आप देखें $12 लाख इस जगह के लिए देना, उसके लिए फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इनकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये तमाम इस किस्म का मटेरियल जो है पाकिस्तान में कैसे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें अब मॉडर्न स्कैन मशीनों की जो है वो ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो है वो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या पाकिस्तान की हर मस्जिद, हर गली, हर मोहल्ले के आगे पुलिस लगा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस एक हद तक काम कर सकती हैं, हमें इनके नैरेटिव को जो है वो काउंटर करना पड़ेगा। सर, एक तो नैरेटिव को काउंटर करना होगा, फिर दूसरा जो ये आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया, रेज किया कि हम इतनी फोर्स तो डिप्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिटी पुलिसिंग और दीगर सोर्सेज जो है वो आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हर पाकिस्तानी को अपना इसमें किरदार अदा करना होगा। तीसरा ये मैं जानना चाहूँगा कि हालिया ये जो 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इसमें तो इनकी मजीद लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे ख़त्म की जाए, क्या किया जाए? बीइंग आपके डिफेंस एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं? देखिए, इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो तभी बंद की जा सकती है जब आप अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करें। लेकिन आप बॉर्डर मैनेजमेंट को कैसे बेहतर करेंगे? 2642 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। दूसरी जानिब इंडिया ने अभी तक डी एस्केलेशन नहीं की हुई। वो जो फ़ौजें उन्होंने लाए थे वो आज भी वहाँ खड़ी हैं, जिसकी वजह से अफवाज पाकिस्तान के जो ज़्यादातर ट्रूप्स हैं वो इंडियन बॉर्डर के साथ इंगेज्ड हैं। दूसरी जानिब एक तरफ आपको पता है 12 कोर लगी हुई है पूरे बलूचिस्तान के अंदर, जो तकरीबन 1450 किलोमीटर का बॉर्डर
है अफगानिस्तान के साथ, और एक तरफ जो है वो आपकी 11 कोर लगी हुई है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो तकरीबन 1200 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है। अब दोनों सूरतों के अंदर एक एक कोर पूरे मतलब पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में लगी है, और 7 कोर जो है फौज वो इस टाइम पे पंजाब में लगी हुई है। मजबूर हैं, हम हटा नहीं सकते, और यही चीज़ जो है वो भारत ने हमसे देख ली है। दूसरी जानिब जो है, मैं ये समझता हूँ कि अब अमेरिका ने एक पॉजिटिव काम किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वो दे रहे थे, इमदाद दे रहे थे अफगानिस्तान को, तकरीबन $84 मिलियन अ मंथ, वो उन्होंने विड्रॉ करने का हुक्म दे दिया है। ये अच्छी पॉजिटिव साइन है। लेकिन दूसरी जानिब जो है, मेरी इतलात के मुताबिक बशीर ज़ेब वगैरह जो थे वो कल रात जो है वो काबुल के अंदर देखे गए हैं। तो दहशतगर्द जो है अगर काबुल में बैठे हुए हैं तो फिर हमें हु इज स्टॉपिंग अस कि हम जो है वो जाके फिर एरियल स्ट्राइक जो है वो करने का हक बजाने पर रखते हैं। और क्योंकि आर्टिकल 51 के तहत हमारा जो है वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक हक है हमारा कि हम जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन देखें ना, ये तो इजराइल ने जो है शुरू कराई थी, और उसके बाद अमेरिका ने जो है वो शुरू की 9/11 के बाद। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो है वो हमें अपनानी पड़ेगी। देखिए कब तक हम किला बंद होकर लड़ेंगे। हम हर जगह, जो आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की, बड़ी अच्छी की, लेकिन अब फाइनेंसर्स हैं, भारत उनको फाइनेंस कर रहा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब लेकिन एक दुनिया को भी तो देखना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनके अंदर दहशतगर्द खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ बकवासियात करते हुए नजर आते हैं, अमलियात करते नजर आते हैं, आखिर ये तो मगरबी ममालिक का काम है कि उनको बंद करे। उनकी जो हेरबियार मरी वगैरह जो बैठे हुए हैं इस टाइम पे, सबको पता है वो उनकी जो है वो कहाँ वो बैठे हुए हैं। तो यानी फिर आप ये कह रहे हैं कि काबुल के के साथ जो सिफारती मामलात हैं वो मुअस्सर नहीं है। यहाँ पर इस वक्त हमें हॉट परस्यूट की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है कि जो डॉक्ट्राइन इस वक्त होगा वो एक जारहाना पॉलिसी के हवाले से होगा, प्रीएम्प्टिव अप्रोच, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के हवाले से पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, वरना फिर आप देख लें, आप किला बंद हो के जितने भी दुनिया में लोग लड़े हैं उनमें से बहुत कम कामयाब हुए हैं। जब जिसने अपनी सरहदों से बाहर ले गया मामला, उसको कामयाबी मिली है। मसला यहाँ ये है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, पाकिस्तान इज़ अ वेरी पीसफुल कंट्री, वी डू नॉट वांट एनी एग्रेशन, लेकिन मकसद ये है कि एग्रेशन हमारे ऊपर हो तो फिर हम क्या करें। पानी पे ऊपर वो हमारे लिए मुसीबत डाल रहा है। दहशतगर्दी कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या वो अभी इस्लामाबाद हो या केपी हो, वो दहशतगर्दी करवा रहा है। कुलभूषण यादव को वो भेज रहे हैं, कुलभूषण यादव को लगाएं फांसी और जाए जहन्नम में वो। मकसद ये है। अभी दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि किस तरीके से यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। पूरा साल भारत जो है वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर की सपोर्ट मिनिमाइज हो जाए, और इस बार जो यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया पाकिस्तान के तूल अर्ज के अंदर क्रिस क्रॉस, तो वो आप देखें कि भारत को उसका बड़ा गम था। लेकिन ये बात याद रखिए कि दहशतगर्दी एक रोज में प्लान नहीं होती, इसके लिए सैटेलाइट इमेजेस जो है फराहम करने पड़ते हैं, इसके लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लेना पड़ता है, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब्स को जो है वो जाके हिट करना पड़ता है, इसके लिए जो है मीन्स एंड रिसोर्सेज, और फिर इसकी जो प्लानिंग और इसकी एग्जीक्यूशन है उसको देखा जाता है। अभी इस्लामाबाद के अंदर देखें ना, आम शहरी का दाखिला कितना मुश्किल हो चुका है। हर गाड़ी के ऊपर जो है वो टैग लगाना पड़ता है, लाइनें लगी हुई हैं, चेकिंग होती है, और इन सारी चेकिंग के बावजूद अगर दहशतगर्द इतना हैवी मटेरियल लेके आए, और जो कि नया मॉडर्न मटेरियल है, आप देखें इससे जो कैजुअल्टीज हैं ये बढ़ने का खदशा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जाए वकुआ पे हो के आया हूँ और मैंने जो हालात देखे हैं अस्तगफिरुल्लाह मैं आपको नहीं बयान कर सकता। 169 क्रिटिकल हैं इस टाइम पे, 31 की मदद कंफर्म हो गई है, एंड इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज टू इवन अप टू 80। अब्दुल्ला साहब, आपने इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना, तो अब इतना जो एक हार्ड स्टेट पाकिस्तान इस वक्त बना है, यही एक वजह है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ आए, उनके अहदाफ जो है अब निस्बतन सॉफ्ट मस्जिदें हो गई और दूसरे पब्लिक मकामात, ये स्ट्रेटजी चेंज हुई है? जी बिल्कुल, एक तो इसमें दो बातें हुई हैं बड़ी अहम। पहली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से फ़ौज ने क्रैकडाउन किया आपके सामने है, और बलूचिस्तान में जो हुआ वो तो दैट वाज अ स्पेक्टेकुलर शो, जिसके अंदर 216 जो है वो दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए, और उनके जो दरमियान में जो डायरीज़ और दीगर चीज़ें जो हमारे हाथ लगी हैं उससे बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है, जिसको ज़ाहिर है अभी वक्त लगेगा उसको मेच्योर होने के अंदर। लेकिन इन सब के अंदर दहशतगर्द जो हैं वो अब जान बचा के वहाँ से
भागे हैं, एंड दे हैव मूव टू द फॉर द मेजर बड़े शहरों के अंदर आना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस टाइम पे खून जो है वो दिखाना है दुनिया को। उनको पाकिस्तान को एक फेल स्टेट के तौर पर जो है वो काम नहीं करना है। लेकिन असल में अब जो है कि मेरे ख्याल में हुकूमत एंड ऑपोजिशन दे अब उनको एक्ट मेच्योर करना पड़ेगा। अब जो है मसलकों और मजहबों से और इन सियासी वाबस्तगियों से बालातर हो बालातर कौम होके बनकर जो है ज़ाहिर है कि एक नेशनल कॉज के उसमें आगे बढ़ना होगा। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूएन का कोई इसमें रोल आप देखते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा का सिर्फ कलअदम करार दे देना, ये सारी चीज़ें, इनसे बढ़ के क्या रोल आप देखना चाहेंगे और जो होना चाहिए? देखिए, यूएन जो है वो इस टाइम पे मेरे ख्याल में बहुत बड़ी मुजरिम है। उसकी वजह यह है कि वो चाहे गज़ा हो या कश्मीर हो, बावजूद इसके एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, बावजूद इसके कि यूएन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, बावजूद इसके कि दहशतगर्दों को कालादम करार दिया गया है, लेकिन क्या उनके फाइनेंसर्स को जो है वो रोक दिया गया है? क्या उनके सपोर्टर्स, उनके सिंपथाइजर्स जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं? क्या उन लोगों को जो है भारत के साथ जो अभी इकोनॉमिक डील की गई है यूरोप की जानिब से, कोई देयर इज नो वन टू हार्नेस इंडिया के जनाब? एक तरफ तुम मजहबी आज़ादी को सल्ब करते हो अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट्स, देखे ना, देयर आर वेरी क्लियर रिपोर्ट्स, लेकिन इन सब के बावजूद अगर फिर भारत को कोई नकेल डालने वाला नहीं है तो फिर क्या यूएन जो है वो बेहतर यह है कि वो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाए। फिर ये तो यूएन तो फिर इसका मतलब है कि फारिग हो गई ना, यूएन ने तो कोई किरदार अदा नहीं किया। और फिर इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी कि एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल हैं, और उनकी मौजूदगी के अंदर एक आदमी जो है वो जिसको आलमी दहशतगर्द करार दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, वो आदमी जाके जो है वो वहाँ यूएन में तकरीर करता है, बेंजामिन नेतन्याहू। मतलब व्हाट कुड बी मोर एम्बैरेसिंग देन दिस? तो आई थिंक यूएन शुड मूव फॉरवर्ड, और अगर वो यूएन ऐसा नहीं कर सकती तो आई थिंक द लीग्स ऑफ द नेशन जिस तरीके से ख़त्म हुई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, मुझे लग रहा है कि यूएन है, नेटो है, ये तमाम इत्तेहाद जो है ये बुरी तरीके से लरज़ रहे हैं। और दुनिया की जो नई अलाइनमेंट हो रही है इसके अंदर पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ा मेजर प्लेयर बनकर उभर रहा है, और दुश्मन को ये पता है कि पाकिस्तान को हम बराह रास्त हमला नहीं कर सकते, इसलिए दहशतगर्दों और यही का वजह जो है, इस्तेमाल यही किया तमाम ये जो मामलात हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसके हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो या इकोनॉमिकली हो, ये तमाम वो खतरात हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके कीमती वक्त। थैंक यू सर। नाज़रीन, एक सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मामलात आपके साथ लेकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। क्या खेल सिर्फ एक तिजारती सौदा है? क्या क्रिकेट के आलमी मैदानों में फैसले सिर्फ अरबों डॉलर्स की बुनियाद पर होंगे, या फिर इज्जत नफ्स और बराबरी का भी कोई मुकाम है? आज पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मैदान में एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने आईसीसी के ऐवानों में खलबली मचा दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। अब एक तरफा मोहब्बत का दौर खत्म हो चुका। अगर बांग्लादेश को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा सकता है, अगर भारत अपनी मर्जी से पाकिस्तान आने से इनकार कर सकता है, नो हैंडशेक की तज़ीक आमेज रिवायत डाल सकता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से ट्रॉफी लेने से इनकार कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान भी अपने कौमी वक़ार और उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। आईसीसी इसलिए नहीं परेशान कि क्रिकेट को कोई खतरा है, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उनके अरबों डॉलर्स के कमर्शियल मफादात इस वक्त खतरे में हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नई दिल्ली से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और हमें इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया। हारून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चंद्र साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। एक हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त इंडियन मीडिया में, कोई सेंस प्रिवेल कर रहा है, वहाँ पर आप कुछ और बात करते हैं, सारा वहाँ के जो गोदी मीडिया है वो कुछ और बात करता है। कुछ जो संजीदा हलके हैं वहाँ पर कुछ एक अकल की बात की जा रही है, पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं तो ये कहता जब आपने गोदी कह दिया तो गोदी से एक्सप्लेन हो गया कि वो क्यों गोदी मीडिया, उनको क्यों खरीदा गया है, क्यों उनको पैसा बांटा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो वो तो वही करेंगे जो मास्टर लोग कहेंगे, हिज मास्टर्स वॉइस।
तो रही बात की लोगों की, अगर मैं बात कहूँ तो देखिए मैक्सिमम लोग इसी पक्ष में हैं और इसी बात को तरजीह देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को खेलना भी चाहिए, हाथ भी मिलाना चाहिए, प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए और सब हर एक चीज होनी चाहिए। अब रही बात की जो नफरती लोग हैं, जिन्होंने नफरत ही फैलानी है और जिन्होंने यही सब नाटक करने हैं, और अब तो आईसीसी में भी जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही मैं उसको कहता हूँ, वो तो हमारा एक कहते हैं ना किराए पे कमरा हमने उनको भी दे दिया है दुबई में। तो वो भी वही लोग कर रहे हैं जो उनके सियासी लोग कह रहे हैं, तो और उसकी इसमें कोई उसकी बुरा मानने वाली बात नेम नहीं। प्लेट खुर्चो तो अंदर से बीसीसीआई निकलता है। नहीं, अब तो बिना कुर्सियों पर फोटो लग गई है एक हमारी तो वो कुछ नहीं देखिए, बट नहीं, लेकिन फाइनली अगर लेकिन आप इस कहें। पॉइंट ऑफ टाइम पे चंदर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान नहीं जाना खेलने, हाथ नहीं मिलाना, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करनी, क्या ये रियलाइजेशन है कि ये खामाखाई में क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आके पोल्यूट किया गया और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत जो है वो इस कसूरवार है? ये रियलाइजेशन है वहां पे? सभी को मालूम है, जितना भी पढ़ा लिखा तबका, जितना भी सेंसिबल तबका है, सबको मालूम है कि एक जमात, एक सियासी पार्टी, एक सो कॉल्ड जितने भी राइट विंगर्स है, वो एक तरह से गंदगी मचाए हुए हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो, आप तो चलो हमारे तो दुश्मन मुल्क हैं, आपके साथ तो हमारी दुश्मनी लंबी है, लेकिन हमारा जो दोस्त था सबसे बड़ा, जिसको हमने पैदा करवाया था, पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश, हमने वो भी दुश्मन बना दिया और पाकिस्तान से अब उसकी दोस्ती हो गई। देखिए आपकी फॉरेन पॉलिसी इससे ज्यादा खराब कभी नहीं हो सकती दुनिया में। मैं तो एक पॉलिटिकल हम्म। कमेंटेटर नहीं हूं, मैं तो स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं कि जिस बांग्लादेश ने बीसीसीआई को हमेशा वोट दिया है आईसीसी में, उसको हमने दुश्मन बना करके अब हम अंग्रेजों की गोदी में पड़े रहेंगे। अब अंग्रेज लोग हमें आर्म ट्विस्ट करेंगे कि ये कीजिए ये ना कीजिए, तो ये बड़ी शर्मनाक चीज है। और जहां तक मैक्सिमम लोग हैं जो इस कंट्री हो या आपकी भी कंट्री हो, जो भी सेंसिबल आदमी है, हर आदमी मोर देन 70% ये चाहता है, ये क्रिकेट भी होनी चाहिए, सियासत भी होनी चाहिए, आपस में मिलना भी चाहिए, बॉर्डर्स के आर पार भी लोग आने जाने चाहिए, सब कुछ चाहते हैं। आप यूरोप इतना तरक्की किया है, बॉर्डर्स खुले, वहां क्या सब एक दूसरे के बम फोड़ रहे हैं? कुछ नहीं। आप जितनी सियासत, जितने डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई के तो अब बढ़ नहीं रहे हमारे बजट, अब तो ये डिफेंस के ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो इतना बिल्कुल। ही ये सब कुछ गंदगी अच्छा, फैलाई। जरा मैं आऊंगा इस वक्त हारून रशीद साहब की तरफ। सर, अगर पाकिस्तान की हुकूमत अपने फैसले पर अटल रहती है और आप समझते हैं कि आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिकेट मार्केट यानी पाकिस्तान, उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दे, इतना दमखम है इस इदारे के अंदर? देखिए ऐसे तो हो नहीं सकता। आई थिंक मुझे बड़ी खुशी हुई जो चंद्रशेखर साहब ने जो बातें की हैं, आई थिंक बहुत ही कम इस तरह की आती हैं इंडिया से कि जो सीनियर लेवल के ऊपर बात करें चीज़ों को सामने रखते हुए। आप मुझे बताएं कि कभी भी जो स्पोर्ट्स है, कभी भी उसका और सियासत का इकट्ठा होना हमने कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट मैं खुद भी पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ। जब इंडिया पहली दफा पाकिस्तान आई काफी अरसे के बाद, वो दौरा कुछ और था। फिर जब पाकिस्तान ने दोबारा जवाबी दौरा किया तो वो कमाली वो दौरा था जो इंडिया का हुआ, तो जिसमें आसिफ इकबाल कैप्टन बन के गए थे। तो मेरे अपने नजदीक स्पोर्टिंग जो रवाबित थे ना, वो तो कभी भी खराब नहीं होते थे। पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो मर्जी होता रहा, उससे हमें कोई इशू नहीं था। मैं आपको बताऊं कि हमारी तो दोस्तियां इतनी लाजवाल थी। यानी अगर आपको याद हो कि बिशन सिंह बेदी और मुश्ताक मोहम्मद की दोस्ती को दुनिया भर में सराहा जाता था। इवन आजकल भी अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन साथ मिलके काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो दोस्तियां भी निभा रहे हैं, एक ही इदारे में काम करते हैं। तो ये इशू नहीं है। देखें, ये इशू शुरू किया एक्चुअली इंडिया ने एशिया कप में। इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हाथ ना मिलाए हो, आपने ट्रॉफी ना ली हो। और पाकिस्तान, मुझे बताएं कि कब पाकिस्तान ने ये साथ नहीं दिया। यानी पाकिस्तान को कहा गया कि इंडिया मत जाए, पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया गई, पाकिस्तान की मेंस टीम इंडिया गई खेलने के लिए, उनके जितने भी इवेंट्स होते थे पाकिस्तान ने वहां जाके खेला। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, चलें। हमने पाकिस्तान नहीं आया वो भी मान लिया। अब जब ये फैसला हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, जब एशिया कप में जो इशू हुआ कि जी ठीक है जी उनके मैचेस जो हैं वो बाहर होंगे, ये फैसला हो गया, जब वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर पहली मर्तबा पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये आप सारे मैचेस जो आप श्रीलंका में देख रहे हैं ये हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, मुझे अफसोस ये होता है कि प्लेयर्स उसमें क्यों इन्वॉल्व हुए।
सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये कैसे उसने वो इंटरव्यू दे दिया जो उसने सियासत को बीच में ले आए, और कैसे पाकिस्तान के जो इवन वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे ना मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान बोर्ड के चेयरमैन थोड़ी थे उस वक्त, उनसे आपने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। तो पाकिस्तान उस स्टेज पे आ चुका था, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश वाला फियास्को हुआ। जब आप दोहरा मयार तो नहीं रख सकते ना। आईसीसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसने दोहरा मयार रखा। अगर यही एक महीना पहले, जैसे मैं सुन रहा था नासिर हुसैन, यानी जितने भी क्रिकेटर्स जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर क्या ये इंडिया की टीम होती और वो एक महीना पहले कह देती कि जी हम फलानी कंट्री में नहीं जाएंगे, तो क्या आईसीसी उसकी बात ना मानता। सो बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमें ये भी पता है कि कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्टर्स का है वो चंक जो है वो आईसीसी को मैं जरा उसी की तरफ आ जाता हूं, लेकिन आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं चंद्रशेखर के लिए, चंद्र आपने सुना, और चंद्र जो है ये इंडिया में भी वहाँ के जो टीवी जो टॉक शोज हैं ये बड़े मुदल्लल अंदाज में वहाँ पे ये अपना नुक्ता नज़र इसी हवाले से वाजे करते। मैंने इनको सुन चुका हूँ, इनको देख चुका हूँ। ये मुझे बताइए चंद्र कि अब किन ऑप्शंस के ऊपर, क्योंकि इत्तलात हैं कि कुछ बैकडोर जो है वो बातें भी की जा रही हैं, कुछ ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर है, और इतना हैवी लॉस ज़ाहिर है कि ब्रॉडकास्टर्स किसी सूरत उठाने को तैयार नहीं। तो क्या खबरें हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है? देखिए, वो टिके हुए मुल्क, मैं हमेशा ये कहूंगा 14-2 से जिन्होंने वोट आउट किया बांग्लादेश को, फुल मेंबर, वोटिंग मेंबर, अगर आप इस तरह का सलूक कर रहे किसी एक अपने दोस्त के साथ या अपने प्लेइंग पार्टनर के साथ, तो आप बारी तो आपकी भी आएगी, बचेगा कोई नहीं। तो वो 13 मुल्क जरूर सोच रहे होंगे कि ये जो $500 बिलियन का जो नुकसान होगा, जो पूरे टूर्नामेंट का जो भरपाई भी नहीं कर पाएगा, वो सभी मैचेस को अलग छोड़ दीजिए और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच रख दीजिए, उससे ज्यादा इनकम उससे जनरेट होगी। तो ये अंग्रेज लोग कोई आपके साथ कोई ऐसा तो है नहीं हाथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज लोग आपको तब तक बैक कर रहे हैं जिस दिन तक आप उनके लिए पैसा दे रहे हो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने आती थी, अभी अंग्रेज लोग डिफरेंट तरीकों से ट्रेड डील्स, क्रिकेट डील्स, फुटबॉल डील, इस तरह से आते हैं। तो ये कोई वहां जय शाह के लिए या किसी मोहसिन नकवी या किसी के लिए नहीं बैठे हैं, ये वहां पर बैठे हैं पैसे के लिए। तो अब जैसे ही, खैर पहली बात मैं जरूर कहूंगा, पाकिस्तान हैज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। मुझे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इतना एक्सट्रीम स्टेप लेगा। गुड लक, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि गलत और ठीक, पाकिस्तान ने वो हिम्मत दिखाई और वो करके दिया, लेकिन वो सरप्राइजिंग इसलिए कि कोई नहीं सोच रहा था कि वो बायकॉट करेंगे। अब जब करेंगे, इमीडिएटली शाम से ही बात होगी कि बातचीत चल रही है। तो आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि ये बातचीत हो, मसला का हल निकले, और सबसे बड़ी बात इंडिया पाकिस्तान मैच हो। ये सब चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े, इलेक्शन, वोट गिनना, ये सब कुछ घटियापन चलता रहेगा, लेकिन मैच होना चाहिए। और ये अगर इसको ठीक उलट में रखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, अगर कोई मुल्क ऐसा करता है तो क्या आपका कोई मैच शिफ्ट करता? ये इंडिया की वजह से मैच शिफ्ट हुआ था। ये किस तरह का आपने एग्जाम्पल सेट किया कि इंडिया कहेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। अरे खेलना या नहीं खेलना सिंपल, आपको पाकिस्तान जाना है या नहीं, अदरवाइज फोरफिट कीजिए। ये कभी पहले क्यों नहीं हुआ कि हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे? यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये मूव जो है कि डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है फॉर एवर इस खेल की को डिसिप्लिन करने के लिए, सियासत से पाक करने के लिए। एब्सोल्युटली। मैंने जैसे पहले अंग्रेज लोग थे, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे 96 वर्ल्ड कप, डिडक्ट हुए ना पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के भी। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में, और हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, तो मैचेस तो नहीं शिफ्ट हुए। ये कैसा एग्जाम्पल सेट किया है? इस जय शाह ने ही किया था। ये कोई क्रिकेट के कोई अवतार नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, इनको क्रिकेट का सीन ही मालूम। वो अपने जिस वजह से है वहां पर, ठीक है, तो उसको निभाए ना। जय शाह इज देयर बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल माइट। उनके फादर साहब, उनके जो चाचा ताऊ सारे इस पार्टी के, वो पैसा ला सकते हैं, वो परमिशंस ला सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन जय शाह क्रिकेट को खत्म करते हुए दिखेंगे, ये अंग्रेज ममालिक उनको ही अलग कर देंगे। तो मुझे लगता है बैकडोर चैनल से भी बात चल रही है, जितना मुझे पता चल रहा है, एंड आई जस्ट होप रेजोल्यूशन विल बी देयर। ठीक है, लेट्स होप। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है नाज़रीन। हमारे साथ हारून रशीद साहब भी मौजूद हैं और नई दिल्ली शेखर लुथरा भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप समझ रहे हैं कि एक डिसाइसिव मूवमेंट होगा इस खेल को सियासत से पाक करने के लिए, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो सबसे बड़ी जो बॉडी है, उसी ने इस पूरे खेल को न सिर्फ पोल्यूट किया बल्कि तबाह करके मूव पाकिस्तान की बड़ी तारीखी मूव है। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान ने, क्योंकि मजबूर होने के बाद बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने बड़ा अपना रवैया जो था वो इस तरह रखा हुआ था कि चले कोई बात नहीं, क्रिकेट सफर ना करे, अगर कोई जिद कर रहा है तो चले उसकी जिद को मान लेते हैं, हम चले जाते हैं। ये बहुत ही आई थिंक अब मजबूर होने के बाद ये इतना बड़ा सॉलिड किस्म का डिसीजन लिया है, जो कि बहुत अच्छा और टाइमली डिसीजन था। लेकिन सीरियसनेस का अंदाज तो देखें कि जो बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जो एफिलिएट्स हैं उनके जो बंदे हैं वो आगे इनसे बात कर रहे हैं, यानी सिंगापुर के और ओमान के। जस्ट इमेजिन, अगर आपने कोई इतनी सीरियस इशू है तो आप जो मेन आपके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको क्यों नहीं कहा जाता कि आप आए और मिलके बैठें? सिर्फ पाकिस्तान से क्यों बात करते हैं? आप बात करें, इंडिया से भी बात करें ना। इश्यूज तो दोनों के साथ मिलके है ना। इशू तो ये हो रहा है कि जब आप सिर्फ इंडिया के कहने के ऊपर किसी मुल्क को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल देते हैं, तो ये इशू तो तमाम लोग जो उस बोर्ड के मेंबर हैं, जो खास तौर पर फुल मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और वो बात करें। और आईसीसी को भी चाहिए कि उन लोगों से काम ले। ठीक है, वो वाइस चेयरमैन होंगे इमरान ख्वाजा जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिंगापुर की क्या हैसियत है या ओमान की क्या हैसियत है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो इससे उनकी सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि वो किस अंदाज में उसको लेते हैं। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही आइडियल मौका है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचना चाहिए, क्रिकेट को अपने सामने रखें कि क्रिकेट को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। आपको पता है इससे पहले भी जब ये बिग थ्री का जब इशू था, उस वक्त भी जब पाकिस्तान ने साइन किया था तो ये कहा गया था कि जी बायलैटरल सीरीज होंगी और 6 के करीब हम ये सीरीज खेलेंगे। और उसके बाद मीटिंग करने के लिए हमारे जो चेयरमैन थे शहरियार साहब और नजम सेठी साहब जब गए तो होटल में वो गए, इंतजार करते रहे मीटिंग कब होगी, कि उनको कहा गया कि नहीं जी आप अपने बैग पैक करें और वापस आप एयरपोर्ट पे जाएं, वापस जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। ये चीजें तो बहुत होती रही हैं पहले। और पाकिस्तान ने, मैं आपको बताऊं कि ये जो भी डिसीजन लिया है ऐसे नहीं लिया होगा, पूरा उसका लीगल साइड देखने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कह दे नहीं तो आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि इंडिया ने भी जब उसको कहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है, और वो जो आर्बिट्री कोर्ट में जो इंटरनेशनल जस्टिस को था उसमें फैसला जो है इंडिया के हक में चला गया था, इसलिए कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था, क्योंकि कोई चीज इन राइट ही नहीं थी। रशीद साहब, हारून साहब, इस वक्त बिग थ्री के दीगर जो दोनों बोर्ड्स हैं वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? वो क्यों इंटरव्यू नहीं कर रहे? यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। एक्चुअली तो उनको सब आगे आके उनको मतलब आईसीसी को जोर देना चाहिए, इन तमाम बिग क्रिकेट बोर्ड्स को। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनको चाहिए कि ये आगे आए। क्योंकि देखिए गिनती के हैं कितने मुल्क, आपके 6 से 7 या 8 मुल्क तो हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जिनको कहा जाता है कि बाकी उनमें कुछ दमखम है, बाकी तो सारे कुछ भी नहीं है। इस वर्ल्ड कप में भी आप देख लेंगे जो टीमें आई हुई एफिलिएट्स की, उनके पास क्या हैसियत है? सब एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी लोकल बंदा अपनी टीम को नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। जो भी आए हैं, चाहे वो नेदरलैंड हो, चाहे वो कोई और ओमान हो, कोई भी ऐसी टीमें हो जो आई हुई हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो लोकल तो खेल ही नहीं रहे। पाकिस्तान जो 4, 5 से 6 जो बिग कंट्रीज हैं, बोर्ड्स हैं, उनको फौरन आगे आना चाहिए था। इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए थी और उसके ऊपर इतना इनको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान तो नहीं खेलेगी, और एज पर आईसीसी रूल्स इंडिया को जाना पड़ेगा उस वेन्यू पे, और पाकिस्तान वहां रिफ्यूज करेगा, तब उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इंडिया ट्रेवल नहीं करता कोलंबो तो उनको ये 2 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। जी शेखर साहब, बात यह कि सीरियसनेस के हवाले से जो बड़े बोर्ड्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए था, आईसीसी को अपने लोगों को भेजना चाहिए था इन तमाम चीज़ों में। ये तो मतलब बिल्कुल राइटली सेड कि हारून रशीद साहब जो कह रहे हैं कि ये सीरियसनेस का ये आलम है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि इसनेस नहीं भी है, कहीं भी है, लेकिन मेरे को थोड़ा ये लगता है कि जब चैनल खुला है तो हो सकता है ऊपर के लोगों ने भी कहा होगा कि जाइए बातचीत तो शुरू कीजिए, कुछ हल निकलेगा। क्योंकि जब हमारे जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स हैं ये तो लाला लोग हैं, ये कोई ऐसा नहीं है ये आपके और मेरे लिए फ्री में मैचेस दिखाएंगे। उन्होंने 2 महीने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं दिखा सकते। प्रेशर कितना है ये मुझे बताइए, जो लाला लोग हैं? प्रेशर है, 100% प्रेशर है। ये जो जियो स्टार वाले हैं जिनका हॉटस्टार,
ये जो अंबानी फैमिलीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेलिटी, अपना फॉर्मेलिटी के लिए या कोई चैरिटी के लिए, ये वहां पर सीरियस पैसा कमाने के लिए। और इन्होंने ऑलरेडी बीसीसीआई को बोला था हम आपके मैचेस नहीं दिखाएंगे, तो बड़ी सीरियस नेगोशिएशंस है। अब अगर आईसीसी भी इस तरह से आ गई, तो मैंने कहा ना, ये जो अंग्रेज मुल्क है, ये कोई ऐसा नहीं है कैरी पैकर अपना देश छोड़ करके चले गए थे। ये हारून साहब को तो अच्छे से मालूम है, ये सिर्फ पैसे के लिए, तो ये किसी के साथ नहीं है ना अपनी कंट्री के साथ है, ये अलग अलग तरह से पैसा कमाने के लिए आते हैं। और आज भी अगर आईसीसी से थोड़ा भी इनका पैसा कम हुआ, ये किसी और को धक्का मार देंगे, कहेंगे आप जाइए हम देख लेंगे। और जो नजम सेठी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू एक दिया, मैं कल देख रहा था, बहुत कमाल का, इतने अच्छे मतलब कि जो एक सेंसिबल होते हैं ना, जो आपको कमाल का लग रहा है, लेकिन ओवर में जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उससे बहुत जो है वो तनकीद हो रही है, वो बेचारे एंकर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर ना 2-2 रुपए के ट्रोल बिठा दिए गए हैं एक पार्टी द्वारा। वो क्या करते हैं, मैं अपना प्रोग्राम डालूंगा, मुझे गाली देंगे, आप डालेंगे आपको, वो उनका काम है। हर ट्वीट का, हर एक ये सब करने का उनको 2-2 रुपए मिलता है। 2 रुपया ट्रोल हम उनको बोलते हैं। तो ये सब चीजों पे ना जाइए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी सेंसिबल यूजफुल इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये जो हारून साहब बता रहे थे कि क्या मुंबई में हुआ, किस तरह से आगे होगा, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला अगली बैटल जो अब होगी आईसीसी के हाथ में नहीं होगी, ये लीगल बैटल होगी। और लीगल बैटल्स तो आपको पता है किस तरह से चलती है, और इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, उसमें वहां तो फिर हर एक मुल्क का अपना हिसाब किताब होता है। वहां आपकी नहीं चलेगी कि जी हमारे ऊपर इलेक्शन थे बंगाल में या कहीं, तो हमने इसको हटा दिया, बांग्लादेशी को हमने, फिर देखिए 14-2 से वोट हुआ। 14-2 कुछ नहीं चलेगा वहां पर सीरियस डिस्कशन होगी। और कुछ मुझे लगता है सबसे पहले जो काम होना चाहिए ना, खैर अभी तो टूर्नामेंट हो, खेलें, लेकिन सबसे पहले हर एक देश को, 14 हो या बाकी के 2 हो, सबको मिलकर के ये आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा कि कहीं पर कोई नहीं खेलेगा, कोई मतलब नहीं, जिसकी जो सीरीज है वही होगी, और नहीं होगी तो ये कॉम्पनसेशन इस तरह से दिया जाएगा। आई थिंक दैट शुड बी अमेंडेड इमीडिएटली। ठीक। और रही बात ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान का बीसीसी इस वक्त मौक़िफ़ था, पीसीबी का इस पूरे मामले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, वो नजम सेठी साहब ने अपने उस इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जनाब हारून रशीद साहब आपका भी, और चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।